मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप भी सपना देखते हैं एक अधिकारी बनने का या किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम को क्रैक करने का, तो आप चलिए मेरे साथ और जीएस और करंट अफेयर्स से तमाम उन बेस्ट बुक से एक्सट्रैक्ट के साथ हम आपके साथ सारे किताबों का अध्ययन करेंगे। तत्काल अभी हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, और इस भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग अभी चल रहे हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर। कहाँ तक हम लोग देख पाए हैं, आइए इस चीज़ को देखें। तो अभी तक यदि आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके पहले संविधान विकास की इस यात्रा में हम लोग 5 लेक्चर को देख चुके हैं, और इस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने सन 1773 से लेकर और 1942 तक के क्रिस्ट मिशन को देखा है, और अब यहाँ से हम लोग संविधान सभा के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए चलते हैं हम अपने विषय वस्तु की तरफ और प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए, तो अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उस अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न प्रक्रियाओं को देखा है, और प्रक्रिया जो इसकी शुरुआत होती है वो 1928 के नेहरू रिपोर्ट से प्रारंभ होता है। साइमन कमीशन जब यहाँ से जाती है चैलेंज करने के बाद भारत को, जो कहती है कि आप नया संविधान बना लीजिए, और वहाँ से इसका सूत्रपात हो जाता है 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आता है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है 1935 से। ये कारवा आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव 1940 को आप देख सकते हैं, उसके बाद आप 1942 को क्रिस्ट प्रस्ताव को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, अंतरिम गवर्नमेंट का गठन यहाँ पे हो रहा है। और क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध अब समाप्त हो चुका है, और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अंग्रेजी सत्ता में बदलाव हुआ है और इंग्लैंड में सरकार बदल चुकी है। सरकार बदलने के बाद विंस्टन चर्चिल अब समाप्त हो चुके हैं, वहां से उनका सरकार समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे अब सरकार बन चुकी है किसकी, इटली की। और इसी के तहत अब इटली ने इस बात की घोषणा कर दी है कि अब भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, डोमिनियन शासन का बात नहीं चल रहा है, और उसके लिए सरकार अब प्रतिबद्ध है। और इसी कारवा में आप देखेंगे कि सरकार एक समिति को भारत भेजती है, और भारत अब क्या हो रहा है और यहाँ पे कैसे अंतरिम सरकार का गठन होता है, एक उत्तरदायी सरकार गठन करने की प्रक्रिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहीं से शुरू हो जाएगा संविधान सभा बनाने की प्रक्रिया। चलिए आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंट्री गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। समय हो चला है ये 1946 का। कैबिनेट मिशन यहाँ से अब जा चुकी है, और कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ही 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। कैबिनेट मिशन आके कह जाती है कि ठीक है, आप लोग अपने संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, आपको अब स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि अब चूंकि प्रांतीय जो चुनाव हुआ था वहां पे सरकार बनी थी, अब इस प्रांतीय चुनाव ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो अभी देश में किसी भी तरीके का कोई उत्तरदायी सरकार नहीं है, सारी सरकार अभी ब्रिटिश के पास है, और ब्रिटिश ने घोषणा कर दिया है कि हम भारत को अब आजादी दे देंगे। इसी संदर्भ में अब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1 अगस्त 1946 को, ये डेट याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अगस्त 1946 ईस्वी को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन का निमंत्रण दिया। अब जरा देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो वायसराय है वो यहाँ पे कौन है, लॉर्ड वेवल है। और वेवल अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि चूंकि अभी प्रांतीय सरकार की तरफ से कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा सीट लेकर आने वाली थी, कांग्रेस का सबसे ज्यादा क्षेत्र में सरकार था, इसी आधार पे अब यहाँ पे लॉर्ड वेवल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दे दिया। और गठन के निमंत्रण के बाद आप देखेंगे कि 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कर दी जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, 24 अगस्त 1946 का जो ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आप देखते चलें तो हो क्या रहा है कि 1 अगस्त को आप देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत लॉर्ड वेवल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार गठन करने का निमंत्रण दिया। 24 अगस्त को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अब जब 24 अगस्त से इनकी मीटिंग होती है, और 2 सितंबर आते आते 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की गठन कर दी जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, और ये कई बार कई कंपटीशनों में पूछा है। हालांकि हम घटना चक्र के प्रश्न में हम लोग देखेंगे भी कि यहाँ पे किस तरीके से सरकार बनी है। तो पहला भारत में एक ऐसी सरकार जो अब स्वतंत्रता के बाद कंटिन्यू करेगी, वैसी सरकार का गठन यहाँ पे हो चुका है। और 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अंतरिम सरकार क्या होता है, तो ये इंटरिम जो गवर्नमेंट होता है ये फुलफिल गवर्नमेंट नहीं है, आपको ध्यान देना होगा। ये एक चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं है जो चुनाव के आधार पर जीत के आई हो, लेकिन सरकार चलाने के लिए कुछ समय के लिए एक सरकार, एक पैनल की जरूरत पड़ेगी। और ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि हम अपनी पैनल को रखें, चूंकि फिर विरोध शुरू हो जाएगा। और ऐसे में भारत में चुने हुए नेताओं जो प्रांतीय सरकार से चुनकर आए थे उसी में से चुनने की बात कही जाती है। अब जरा समझते हैं कि इस इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन लोग होते हैं।
तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं खुद उस समय के क्या होते हैं, अध्यक्ष कौन रहेंगे इसके, तो अध्यक्ष खुद इसके वायसराय रहेंगे और लॉर्ड वेवल जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या है, उपाध्यक्ष हैं। और इन सबों को मिलाकर जिस तरीके से हमारा आज के डेट में मंत्रिमंडल बनता है, उस तरीके से उस समय कुल मिला के इस अंतरिम जो गवर्नमेंट होता है उसमें 13 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो उपाध्यक्ष को जोड़कर यहाँ पे आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के साथ यहाँ पे 13 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर मुस्लिम लीग का क्या होता है, क्या मुस्लिम लीग इसे समर्थन देती है? तो मुस्लिम लीग निश्चित रूप से राह में रोड़ा अटकाना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही देखा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाता है, वैसे ही मुस्लिम लीग फिर से अपना अड़ियल रवैया अपना लेती है और मुस्लिम लीग कहती है कि मैं इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। इसके बाद लॉर्ड वेवेल ने प्रयास किया यहाँ पे मुस्लिम लीग को बनाया और अंततः आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग भी 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम लीग में, अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। और यहाँ से आप देखेंगे अभी तक जो 13 मेंबर हुआ करते थे, इस 13 मेंबर के बाद आप देखेंगे कि 3 और मेंबर इसमें शामिल होते हैं। 3 और मेंबर में आप देखेंगे सैयद अली जहीर जो कि मुस्लिम लीग से होते हैं, शरद चंद्र बोस और सर साफत अहमद खान को मंत्रिपरिषद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर दिया जाता है। अब जरा समझें इसको, 13 सदस्य जो बने हुए थे उस 13 सदस्य में से 3 सदस्य के जगह को खाली कर दिया जाता है, तो बच जाते कितने हैं, 10। और उसके बाद 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को यहाँ के लेकर आया जाता है और इस तरीके से अब मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 15। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो मिला जुला ये अंतरिम गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे संख्या होती है 15। अब होता है कि विभागों का बंटवारा कैसे होगा, तो वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खान को सौंपा जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि ये वही लियाकत खान है जो बाद में जब बंटवारा होता है तो वहाँ के ये प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना ये सबसे बड़े फैक्टर थे उस समय जो लगातार बंटवारा का बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जब देखें आप कि अंतरिम गवर्नमेंट बन रहा है, क्योंकि इनके पास तो सीट था नहीं और इन्होंने ये देख लिया था कि हमें वोट मिलना है नहीं और सरकार यहाँ पे फॉर्म होने जा रहा है, तो लॉर्ड वेवेल ने इनको समझाया और ये उस आधार पर सरकार में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को मिला के अंतरिम गवर्नमेंट के अंतर्गत 15 लोगों की संख्या यहाँ पे हो जाती है। मुस्लिम लीग के असहयोग विधि दृष्टिकोण की वजह से अंतरिम सरकार का एक विफल निकाय यहाँ पे होता है। अब जरा देखें यहाँ पे इनका आखिर इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या करने जा रहे थे, तो आप इस चीज को भली भांति पहुंचाएंगे कि यहाँ पे करने क्या जा रहे थे। अब संविधान सभा को लेकर आप देखेंगे यहाँ से अब बात जो है वो शुरू हो जाती है। संविधान सरकार तो यहाँ पे बन चुकी है और सरकार यहाँ पे अब शामिल भी हो चुकी है। अब यहाँ से फैक्टर होता है कि सरकार चलेगी कैसे, और सरकार चलेगी तो फिर संविधान सभा के वो कौन कौन से सदस्य होंगे जो सदस्य यहाँ पे हमारे लिए काम करेंगे। तो यहाँ से अब फैक्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और संविधान सभा चूंकि अब यहाँ पे गठित हो चुकी है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट यहाँ पे अब आ चुकी है, तो इसलिए अब यहाँ पे जरूरत है इस बात की कि हम लोग देखें यहाँ पे कि कौन कौन से लोग यहाँ पे शामिल हैं इस पूरे सरकार में। इस सरकार को लेके आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इस पूरे जो सरकार बनती है इसको लेके डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन आता है कि यह एक देश की सरकार है जो दो राष्ट्र चला रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझते थे कि आज न कल पाकिस्तान का बंटवारा होगा, इसलिए उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है कि एक ही देश की सरकार है। ऐसे सरकार तो एक ही देश की है लेकिन इसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं और यहाँ पे 2 राष्ट्र चलाने का इनका जो इंडिकेशन है वो मुख्य रूप से किसकी तरफ है, तो याद रखेंगे ये भारत और पाकिस्तान के गठन की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम चलते हैं आगे कि संविधान सभा के अब कौन कौन से सदस्य रहे हैं और उनके लिए यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। इससे पहले कि हम लोग संविधान सभा की थोड़े से और चर्चा करें, यहाँ पे थोड़ा सा एक संविधान सभा के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जरा जान लें, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिर ये संविधान सभा की बात यहाँ पे क्यों आई है। तो अभी तक हुआ क्या है कि सरकार बन चुकी है, इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है यहाँ पे, और ये सरकार तब तक चलेगी, ये इंटरिम गवर्नमेंट को तब तक चलाया जाएगा जब तक कि भारत के पास अपना कोई एक संविधान न हो। जो कि भारत का संविधान जो होगा वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाएगा और वो प्रतिनिधि जो चाहेंगे देश कैसा होगा इसका ये निर्धारण करेंगे। तो वो संविधान सभा के अंतर्गत वो लोग कौन कौन से होंगे, कैसे संविधान का निर्माण होगा, तो इस चीज के लिए अब यहाँ से जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है वो संविधान सभा में कौन कौन से लोग होंगे उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि संविधान सभा की बात इसी समय से आरंभ हो जाती है। संविधान सभा के यदि आप मूल में देखेंगे, इतिहास में देखेंगे कि संविधान सभा का विचार कहाँ से आया था, तो आपको पता है कि पूरे विश्व का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो लोकतंत्र आपको यूएसए में नजर आएगा, सबसे पुराना लोकतंत्र। हालांकि इस पे जो काम किया गया है, संविधान को लेकर जो काम किया गया है उसमें इंग्लैंड आगे है। तो संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले आया हुआ है वो मुख्य रूप से इंग्लैंड के एक समानतावादी सर हेनरी मेन थे, जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा को के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया था। लेकिन इसको अपनाया किसने था, तो सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में इसको अपनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि विचार के बारे में आप देखेंगे तो विचार यूके से निकला था, लेकिन चूंकि अमेरिका जब स्वतंत्र होता है तो वहाँ राइट्स की बात होती है और इसीलिए मैग्ना कार्टा की बात आती है, बिल ऑफ राइट्स की बात आती है। तो ऐसे में अमेरिका ने सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया था, साथ में फ्रांस को भी आप ले सकते हैं। भारत में इस बात की चर्चा कब होती है, तो भारत में सबसे पहले यदि आप बात देखेंगे तो सबसे पहले इस दर्शन की चर्चा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। वही कब की जाती है, तो 1895 में की जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे, 1895 में एक स्वराज विधेयक उनके द्वारा लाया गया था
और उसी स्वराज विधेयक के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले आप देखेंगे कि संविधान सभा की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि संविधान सभा बैठेगी, उसमें संविधान के निर्माण के लिए सारे सदस्य निर्मित होंगे और पूरे देश का एक संविधान होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे 1895 के बाद सन 1922 में खुद महात्मा गांधी ने, जब असहयोग आंदोलन यहाँ पे समाप्त हो गया था, तो महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान, उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान होना चाहिए वो भारत की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये बात उन्होंने कब कहा था? तो 1922 में कहा था। इस बात को भी आप याद रखेंगे, खुद गांधी जी ने कहा था। उसके बाद फिर बात आती है 1924 में। 1924 में इस बात को मोतीलाल नेहरू ने कहा था। मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग को रखा था। लेकिन औपचारिक रूप से यदि आप बात करेंगे कि संविधान सभा का विचार किसने रखा था, तो याद रखेंगे औपचारिक रूप से इसका विचार जो रखा था वो एम एन राय ने रखा था। ठीक है, महेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था, जिसे लोकप्रिय बनाने और मूर्त काम देने का काम सन 1939 में आप देखेंगे, 1939 में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक सीरीज है। सबसे पहले इसकी चर्चा यूके में की गई, लागू अमेरिका और फ्रांस ने कर लिया। भारत में जब स्वतंत्रता की बात चल रही थी तो उसके लिए सबसे पहले तिलक ने फाइट किया, 1895 ईस्वी में स्वराज बिल लेकर आए। 1922 में गांधी जी ने इसकी चर्चा की, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने इस पर चर्चा की, लेकिन सबसे पहले एम एन राय ने इसके ऊपर औपचारिक रूप से बात की और 1939 में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को उठाना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद अगली बारी आती है जब 1942 का क्रिप्स मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन में पहली बार अंग्रेजों की तरफ से आप देखेंगे संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया जाता है। मतलब अब तो औपचारिक ही था, लेकिन अब इसको स्वीकार किया जाता है। और 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत में आती है तो इसको एक व्यवहारिक रूप दिया जाता है। तो इस पर अभी तक कई सारे प्रश्न अभी तक इतिहास में पूछे गए हैं। इतिहास में क्वेश्चन है, पॉलिटी के संवैधानिक विकास में इस प्रश्न है, घटना चक्र को जब हम देखेंगे वहां भी ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। और यही कारण है कि इसको लेकर ब्रिटिश संविधान सभा के बारे में एक ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं जिनका नाम था जी ऑस्टिन। इन्होंने अपनी ये किताब लिखी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार इस स्टेटमेंट को दोहराया गया है। लिखा किसने था? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश विधि शास्त्री थे, मतलब लीगल जानकार थे। इनका नाम था जी ऑस्टिन। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। और उन्होंने ये बात इसलिए कही थी कि पूरे देश में राजनीतिक दल के रूप में या सबसे बड़े मंच के रूप में यदि कोई उसमें पार्टी थी तो अकेले ही कांग्रेस थी, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए हैं तो यहाँ चर्चा करते हैं हम लोग अंतरिम गवर्नमेंट, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ पे 15 का कॉन्फ़िगरेशन है और 15 के कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया था कि शुरुआती दौर में कितने थे? 13 थे। लेकिन मुस्लिम लीग जब यहाँ पे आके शामिल होती है तो यहाँ पे 10 और 5 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। 10 जो है वो कांग्रेस और पार्टी से थी और 5 जो लोग थे यहाँ पे किस में थे? मुस्लिम लीग से थे। अब देखिए कौन कौन है यहाँ पे, जरा देखिए। यहाँ पे नंबर 1 में देखेंगे आप वायसराय हैं यहाँ पे, और वो कौन है? लॉर्ड वेबल हैं। नंबर 2 पे जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनके पास कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष विदेशी मामले हैं, राष्ट्रमंडल है। तीसरे नंबर पे आप देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये गृह मंत्री बनते हैं। सूचना और प्रसारण इनके पास होता है। उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनते हैं जॉन मथाई। रक्षा रहता है सरदार बलदेव सिंह के पास। सी राजगोपाली रहते हैं शिक्षा मंत्री। सी एस भाभा जो हैं वो कार, खान और बंदरगाह के मंत्री होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो खाद्य एवं कृषि मंत्री होते हैं। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बीपीएससी में हाल फिलहाल में पूछा गया था और इसके पहले भी कई बार। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कम उबेश आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कोई यदि गवर्नमेंट थी तो यही गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो इनको मिलता है खाद्य और कृषि मंत्री। अरुणा आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री होते हैं। जगजीवन राम जो कि बिहार से थे, श्रम मंत्री हैं। राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से थे। तो ये जो आप देखेंगे ना 8 मंत्री जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, 10, 9 और 10, ये 10 लोग जो आप देख रहे हैं ये सारे लोग हैं कांग्रेस एंड अलाइड। उसके बाद ये 5 लोग आप देख रहे हैं ये मुस्लिम लीग से हैं। इसमें देखें लियाकत अली खान को वित्त दिया जाता है, आई.आर. चुंडीगढ़ को लीग जो वाणिज्य है, अब्दुल रब निस्तार को संचार है, जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री बनते हैं, और गजनाफर अली खान ये इनको मिलता है हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य विभाग इनको मिलता है। तो इस तरीके से ये 5 लोग हैं। अब देखिए ये पेपर का एक कटिंग भी है जहाँ पे इस बात के कौन कौन है सरकार में। इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म, ये डेट आप देख सकते हैं, ये तब का ये पेपर कटिंग है। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। संविधान सभा के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जरा देख लें। तो जो संविधान सभा का निर्माण होता है, जो प्रतिनिधि चुने हुए होते हैं, क्योंकि वो सारे देश में जो प्रांतीय चुनाव होता है उन्हीं में से इनको चुना जाता है। तो कुल संख्या थी इनकी 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, देसी रियासत से 93 थे, कमिश्नरी क्षेत्र से कुल 4 थे। और संप्रदाय के आधार पर यदि आप बात करेंगे तो सदस्यों की संख्या यहाँ पे जो जनरल थे वहाँ से 213 था, मुस्लिम से 79 थे और सिख से 4 थे। वहीं आप और भी वर्गों की बात करें विभिन्न क्लासिफाइड में तो आप देखेंगे महिला सदस्य इसमें थे 15। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान सभा जब गठित होती है तो संविधान सभा के अंतर्गत आप देखेंगे कि उसमें 15 महिला सदस्य रहती हैं। अनुसूचित जाति मतलब SC 26 रहते हैं, जनजाति मतलब ST ये 33 है। और चुनाव परिणाम जब होता है तो उसमें आप देखेंगे कांग्रेस को 208 मिलता है, मुस्लिम 73 है और निर्दलीय जो है यहाँ पे 8 रहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो तत्काल अभी तक जो स्थिति स्पष्ट हुई है उस स्पष्ट स्थिति में हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट का चुनाव हो चुका है। अब संविधान सभा के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो कैसे होता है संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कैसे होता है, तो याद रखेंगे इनके लिए जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि यहाँ जो पहले चुने हुए लोग हैं यही क्या करेंगे, चुनाव करेंगे।
तो इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि 1100 लोग पहले ही चुने हुए थे, उसी में से इनको चुनना था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पे निर्धारित किया जाता है 389, जो कुल संख्या है 379 निर्धारित की जाती है। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश से होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया था कि 292 कहाँ से हैं, ब्रिटिश से हैं। इसके अलावा जो है वो 11 आप देखेंगे कि ब्रिटिश भारत से 11 प्रांतों से आप देखेंगे 292 जो हैं ब्रिटिश भारत के हैं, 11 प्रांत से हैं, 11 जो है वो प्रांत से हैं और 4 जो है वो कैसे हैं, कमिश्नरी के प्रांत से हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 93 प्रतिनिधि कहाँ से थे, तो ये देसी रियासत से थे। इनके पास ऑप्शन था कि शामिल हो या नहीं हो। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कुल मिला के संविधान सभा की रूपरेखा जो है वो तैयार हो जाती है। जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश में प्रांतों की आवंटित संख्या जो रहती है वो कितनी होती है, 296 रहते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न तो पूछता नहीं है। कांग्रेस ने 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे और इसमें से 199 स्थानों पर उसे विजय मिलती है। तो जो 389 कुल संख्या है, उस संख्या में आप देखेंगे कि कांग्रेस को 199 जगह पे क्या मिलती है, जीत मिलती है, और 9 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों की भी जीत होती है। तो इस तरीके से आप संख्या को देखेंगे तो संख्या हो जाता है 208। तो कांग्रेस को कुल 296 सीट जहां इन्होंने प्रतिनिधि खड़ा किया था, तो आउट ऑफ 296 208 सीट जो है वो संविधान सभा के अंतर्गत किसको मिल जाता है, तो वो मिल जाता है आपको कांग्रेस को। अब मुस्लिम लीग का क्या होता है, मुस्लिम लीग अपने आप को यहाँ पे कमजोर पाती है और मुस्लिम लीग को आप देखेंगे एक तरफ कांग्रेस है जहां पे उसको कुल सीट मिल गया है 208 और दूसरी तरफ है मुस्लिम लीग जिसको यहाँ पे कुल सीट मिला है केवल 73। अब दोनों के बीच में रस्साकसी का खेल शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग देखती है कि अब यहाँ पे हमारा बात नहीं बनेगा। कारण इसका यह था कि इनकी स्थान जो है 25% से भी कम था और 25% से यदि इनके पास स्थान कम है तो निश्चित रूप से इतना हिस्सा भी इनको नहीं मिलेगा। एक सीट यूनियस्ट को मिलता है और बाकी अनुसूचित जाति संघ इन सबों को भी मिलता है। 8 स्थान पर यहाँ पे निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। संविधान सभा इस प्रकार से आप देखते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव हो रहा है। और ये कैसा था, ये तो बहुदलीय निकाय था। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बहुदलीय निकाय मतलब मल्टी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से ये लोग, भारत में उस समय जितनी भी पार्टियां जो है पटल पे थी उन सभी के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा जो और कुछ थे, फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया, PH मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है यहाँ से भी चुने गए थे और पहली बार भीमराव अम्बेडकर 1946 में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। लेकिन आपको पता है कि बंटवारा के बाद जब पाकिस्तान बंगाल जो उनके पास चला जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए एक सीट मुंबई की खाली कराई जाती है और मुंबई प्रेसिडेंसी से ये वापस से पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के लिए ये आते हैं और MR जयकर की सीट को रिक्त करा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा के अंतर्गत किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए संविधान सभा जो बैठती है ये एक दुर्लभ पिक्चर है, शायद ही आप कहीं देखे होंगे इसको, तो याद देख लीजिए। ये भारतीय संविधान सभा को एक स्टैंप भी दिया जाता है। ये आप देखिए पीछे के बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये हमारा अखंड भारत है जो उस समय का भारत था जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब जो है वो शामिल हैं। और उसके ऊपर एक जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये एलिफेंट का चिन्ह देख रहे हैं, हाथी का चिन्ह देख रहे हैं और इसी को संविधान सभा के मोहर के रूप में स्वीकार किया गया था। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है आप लोगों में से, लेकिन ये आप देख लें, ये फिगर है। तो संविधान सभा का अपना एक मोहर बनाया गया था और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये संविधान सभा के यहाँ भीमराव अम्बेडकर को देख रहे हैं, राजगोपालचारी को आप देख रहे हैं और ये सारे सदस्य जो आप देख रहे हैं ये संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। तो कौन कौन से सदस्य हैं जरा इसमें देख लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान, पुरुषोत्तम दास टंडन, KM मुंशी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, JB कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर, सैदानंद सिन्हा, राजगोपालचारी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो ये काफी लंबी संख्या है, आपको पता है कि 389 लोगों की संख्या है, लेकिन इसमें से आप देख लेंगे क्योंकि प्रश्नों में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि 2 सितंबर 1946 को कुल मिला के इंटरिम गवर्नमेंट का हो जाता है और यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है संविधान सभा के गठन की। और यहाँ आप देख रहे हैं कि संविधान सभा का गठन जो है यहाँ पे अब होना शुरू हो गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की संख्या जो है वो 15 थी। ये भी एक दुर्लभ तस्वीर है जहाँ पे आप देखें कि ये संविधान सभा में जो उपस्थित हमारे पूरे देश से जो महिलाएं थी, शिक्षा भी थी, वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। कौन कौन है इसमें तो जरा देखिए। सुचिता कृपलानी आपको नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश से थी वो। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उत्तर प्रदेश से हैं। पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर भी यहाँ पे रहती हैं जो मध्य प्रांत को। बिहार से कौन रहती हैं तो याद रखेंगे बिहार से सरोजिनी नायडू नेतृत्व कर रही होती है। बिहार के सीट से रहती हैं सरोजिनी नायडू। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हंसा मेहता जी, दुर्गाबाई, बसंत अमू, ये सब दक्षिण से रहते हैं। रेणुका राय, लीला राय और ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक संख्या यदि कहीं से आप इसको नजर आ रहा है तो 1 2 3 4 5 15 में से 5 जो है वो कहाँ से रहती हैं, उत्तर प्रदेश से रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक जो है वो बिहार से न रहते हैं, एक मध्य प्रांत से हैं, बम्बई से एक हैं, मद्रास से आपको यहाँ पे 3 देखने को मिलता है, उड़ीसा से 1 है, पश्चिम बंगाल से 2 है और ट्रवनकोर से यहाँ पे 1 नजर आ रहा है। और इस प्रकार से 15 महिलाएं जो हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से संविधान सभा का हिस्सा बनती हैं और महिलाएं अपना पक्ष यहाँ पे रखती हैं।
अब ये देखिए, ये सभी लोग जो हैं वो अब क्या हैं, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में आके बस चुके हैं। ये एक दुर्लभ तस्वीर है। और यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप देख रहे हैं। ये हमारी संविधान सभा बैठ गई है जो इस संविधान का निर्माण करेगी। और बगल में आप जो देख रहे हैं ये है हमारे अस्थायी अध्यक्ष, है ना, ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे। और यहाँ से अब होता क्या है, तो जैसे जैसे आप देखेंगे उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे दो प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा जो चुना गया था उसमें कौन से सदस्य नहीं थे, तो भारत की तरफ से मतलब इधर से महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद रख लीजिएगा, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये सज्जानंद सिन्हा है। तो संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की मांग और निर्वाचित संविधान से बहिष्कार कर दिया। अब आपने देखा कि यहाँ पे मुस्लिम लीग को कितना मिलता है, केवल 73 सीट ही मिलती है और इनकी संख्या 25% से कम रहती है। तो इन्होंने देखा कि जब संविधान बनेगा तो निश्चित रूप से हमारे फेवर में तो नहीं बनेगा और ना ही हम इसके लिए कोई प्रधानमंत्री या कुछ पोस्ट में मिलने वाला है। तो इसलिए अब इन्होंने क्या किया, बाइकआउट करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अंततः संविधान सभा का पहला बैठक प्रारंभ हो जाता है। पहला अधिवेशन आप जो देख रहे हैं ये 9 दिसंबर 1946 का ये सीन है। संविधान बनाने के लिए अब एक बैठक होना शुरू हो चुका है और 9 दिसंबर को आप देखेंगे कि अस्थायी जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सज्जानंद सिन्हा। और वो इसलिए बनते हैं क्योंकि एक तो ये वयोवृद्ध थे और इसके पहले ये वायसराय के परिसर में रह चुके थे। इस बात को आप याद रखेंगे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जब होती है तो इस बैठक में जो कुल लोगों की संख्या होती है वो होती है 208 सदस्य यहाँ पे होते हैं। और इस सदस्य में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लेती है। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष जो है सज्जानंद सिन्हा चुने जाते हैं। 11 दिसंबर का जो बैठक होता है वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विवाद रूप से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले इस बिहार विभूति और भारत के भी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे चुन लिए जाते हैं। और भारत संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को वो चुन लिए जाते हैं और यहाँ से बैठक का दौर अब शुरू होता है। संविधान हमारा निर्माण होना शुरू हो जाएगा और संविधान सभा के जो प्रारूप समिति होता है उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका निर्वाचन 24 अगस्त 1947 को किया जाता है। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई है। इस बात को आप याद रखेंगे। और यहाँ हम लोग एक ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ अब संविधान सभा से रिलेटेड फैक्ट काफ़ी सारा आएगा। यहाँ से संविधान का बैठक शुरू हो गया है और अगले 2 फैक्ट जब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे माउंटबेटन योजना की, क्योंकि अब यहाँ पे मुस्लिम लीग रोड़ा डाल देती है और मुस्लिम लीग पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए तुल जाती है। और यही कारण है कि भारत को झुकना पड़ता है। और यहाँ पे माउंटबेटन योजना आती है जो मुख्य रूप से बंटवारा का प्लान लेकर आती है। और फिर बाद में आता है 1947 का संविधान स्वतंत्रता अधिनियम और इस तरीके से हमारा देश होता है आज़ाद। लेकिन संविधान सभा का प्रक्रिया जो है वो रहता है चालू और अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान होता है तैयार। तो अभी इसके पक्ष में अभी एक तो और वीडियो आएगा यहाँ पे जहाँ पे हम लोग कंप्लीट रूप से संविधान सभा की बात कर लेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो देखा है संविधान सभा के निर्माण की बात शुरू हो चुकी है। अब हम लोग आगे माउंटबेटन योजना को देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को देखेंगे और अंत में हम लोग देखेंगे कंप्लीट रूप से किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण होता है, कैसे संविधान को आत्मार्पित किया जाता है। इस वीडियो में रहने देते हैं यहीं तक। एक और वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, लेकिन तत्काल संविधान सभा की पूरी चर्चा को हम लोग पूरा होने देते हैं। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी आपके लिए काम कर रहा है तो निश्चित रूप से आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होइए और इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट ग्रुप में पहुंचाइए जहां पे लोग तैयारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि काफ़ी इससे लाभ होगा। तो आज के लिए बस यहीं पे रहने देते हैं और अपने इस सीरीज को हम अगले वीडियो में संविधान सभा के बाकी फैक्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मैं और मेरी टेक्निकल टीम के साथ श्रीमान अक्षय चौरसिया आपसे विदा ले रहे हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।